देखिए प्लीडिंग क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं प्लीडिंग। प्लीडिंग का मतलब होता है प्रार्थना करना, गुजारिश करना। किससे करते हैं हम लोग? कोर्ट में करते हैं, सूट फाइल करते हैं तो सबसे पहले हम प्लीडिंग देते हैं। और प्लीडिंग अगर एक प्लेंटिफ दे रहा है तो प्लेंटिफ की प्लीडिंग किस में होगी? उसको हम लोग बोलते हैं प्लेंट। ठीक है। और वही प्लीडिंग जब डिफेंडेंट करता है, जब डिफेंडेंट हाजिर होता है उसके 1 महीने बाद, सम्मन वगैरह जब पहुंचते हैं 30 डेज के बाद, तो वो जब अपनी प्लीडिंग लेकर आता है तो उसको हम ये भी कहते हैं कि भाई वो जो प्लेंटिफ का प्लेंट है उसका रिप्लाई वो दे रहा है, तो वो किस फॉर्म में देगा? WS की फॉर्म में, यानी कि रिटन स्टेटमेंट की फॉर्म में। और वही रिटन स्टेटमेंट उस डिफेंडेंट की प्लीडिंग कहलाती है। ठीक है। कि वो उसका रिप्लाई तो कर रहा है, जो प्लेंट में फैक्ट्स लिखे हुए हैं पॉइंट वाइज, उसी पॉइंट वाइज या तो वो डिनाइल करेगा, उसको कहेगा कि भाई ये पॉइंट गलत है प्लेंटिफ का। ठीक है। और ये पॉइंट गलत है, इसकी वजह ये सही फैक्ट है, वो अपना फैक्ट भी उसमें लिखेगा। और लास्ट में वो अपनी प्लीडिंग भी करेगा। अगर सेट ऑफ कर रहा हो तो सेट ऑफ करेगा, काउंटर क्लेम कर रहा हो तो काउंटर क्लेम की प्लीडिंग करेगा। जो भी वो अपनी पीएस लिखेगा लास्ट में, तो वो सब चीजें अपनी करता है WS में। रिटन स्टेटमेंट पूरा नहीं बोलते हम लोग, शॉर्ट में बोलते हैं WS। तो आप सब लोग समझ जाइएगा, कुछ नया वर्ड नहीं है, बहुत कॉमन वर्ड है। ठीक है। तो प्लेंटिफ की प्लीडिंग होगी प्लेंट, और डिफेंडेंट की प्लीडिंग होती है WS। पहला ऑर्डर, रूल 1 यही बताता है ऑर्डर 6 का। रूल 2 कहता है प्लीडिंग टू स्टेट मटेरियल फैक्ट्स एंड नॉट एविडेंस। अब इसमें एक सिचुएशन आती है, अरुंधति मैम आप थोड़ा प्रैक्टिकली समझाइएगा, कोई एग्जांपल आपके पास हो। मैं एक सिचुएशन आप लोगों को दे रहा हूँ। मान लीजिए मेरा घर है। ठीक है। मेरे घर के जो गली है मेरे घर के सामने, मेरे घर के पास में, तो उस गली अंदर से बंद है। सपोज मेरा घर एंड पे है, वहाँ गली है। उस गली पे कोई मेरा नेबर एक कंस्ट्रक्शन कर रहा है, अपना अपने घर को कुछ बना रहा है। तो वो क्या कर रहा है कि उस गली में मेरा विंडो है, और उस विंडो से उसने सटाकर अपनी एक दीवार बना दी, वॉल उसने खड़ी कर दी। ठीक है। तो मैं उसके अगेंस्ट में केस फाइल करना चाहता हूँ। पहला केस करना चाहता हूँ स्टे का, और दूसरा करना चाहता हूँ ईजमेंट्री का, ईजमेंट्स का। अनुमति मैम सुन रहे हैं ना? हेलो। हाँ सर, सुन रही हूँ, बोलिए। ओके। ठीक है। अब क्या होगा कि मुझे मान लीजिए ईजमेंट का मैं केस फाइल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा घर 15 साल या 20 साल से ज्यादा पुराना है। ईजमेंट का 20 ईयर्स है आपके यहाँ उड़ीसा में। चलिए मान लेते हैं है 20 ईयर्स है है आप। है है उड़ीसा में कितना है? 12 ईयर्स होता है, 20 ईयर्स होता है? चलिए खैर कोई सर नहीं। वो मान लीजिए मेरा 25 साल पुराना सर घर है, 25 ईयर्स ओल्ड घर है। ठीक है। मैं दोनों कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ, सीधे 25 ईयर्स पुराना घर है और वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो ईजमेंट तो मुझे मिल जाएगा ना। 25 ईयर्स का पुराना घर है मेरा, 12 साल या 20 साल से ज्यादा पुराना है। मेरे विंडोज खुली हुई है वहाँ पे, एयर वाटर सनलाइट के लिए। ठीक है। अब मैंने केस फाइल कर दिया, तो मैं जब प्लेंट लिखकर कोर्ट में सबमिट करूंगा, तो मुझे आप ये बताइए कि मैं साथ में वो कहेंगे कि भाई बताइए आपकी लोकेशन सिचुएशन कैसी है, कहाँ पर वो है। तो मैंने क्या किया, साथ में उसकी पिक्स ले ली। जब वो वॉल कंस्ट्रक्शन में थी, मैंने पिक्स ले ली कि ये मेरी विंडो है और ये यहाँ पे वॉल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक। तो क्या मैं उन पिक्स को उसी प्लेंट के साथ में अटैच कर दूंगा, एनेक्सर बना के सबमिट करूंगा? कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? ठीक है। मेरे कहने का मतलब यह है, मैं आप सभी लोगों से पूछ रहा हूँ कि जब भी हम प्लेंट लिखेंगे तो उस प्लेंट में जो हमने फैक्ट्स लिखे हैं अपने सपोर्ट में, तो क्या उनको सपोर्ट करने के लिए हम एविडेंसेस भी साथ में देंगे क्या? ठीक है। ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमको देता है ऑर्डर 6 का रूल 2। ये साफ साफ हमसे कह रहा है कि भैया अगर जो आप प्लेंट लिख रहे हैं तो उसमें खाली आप फैक्ट्स लिखें, एविडेंसेस या लॉज का जिक्र आप नहीं करेंगे। क्यों भाई, जब सारी बातें एक ही बार में बोल देंगे तो जब प्रोसीडिंग शुरू होगी, जब ट्रायल शुरू होगा, तब आप उसमें क्या बोलेंगे फिर? है ना? तो एक रूल है कि जब भी आप प्लेंट लिखते हैं तो उसमें कोई एविडेंस नहीं होना चाहिए और कोई भी लॉ का जिक्र नहीं होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हमने ये अपना सही काम किया है, हम सही हैं और ये गलत है। भाई ये तो आर्ग्यूमेंट्स पे छोड़ दिए ना, बाद में बात के लिए छोड़िए ये सब पॉइंट्स। आपको सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स लिखने हैं कि ये मेरा नेबर है, इस तारीख से इसने कंस्ट्रक्शन शुरू किया, इतना साइज हमारे घर का है, और इसकी प्रॉपर्टी ये है ही नहीं, ये कॉमन पैसेज पर अपना कंस्ट्रक्शन कर रहा है, इस डेट से इसने कंस्ट्रक्शन किया और अब तक इतना कर चुका है। ऐसे जो भी फैक्ट्स हैं, और ये हमारा घर है और ये हमारे घर का मेरा ये प्रॉपर्टी है, मेरे नाम पर है, और इतने साल पुराना हमारा ये घर है।
ठीक है, आपको सिर्फ फैक्ट बताने हैं कि भाई इतने साल पुराना मेरा ये घर है, और वो घर पुराना आप कैसे इसको साबित करेंगे? अगर एविडेंस मांगा जाए बाद में, तो बाद में आप अपना जो आपके नाम जो घर का एग्रीमेंट होगा वो एविडेंस के रूप में बाद में पेश करना है आपको। अगर क्वेश्चन ये यही आता है, ऑब्जेक्शन आता है अगर अपोजिट पार्टी का कि भाई मैं तो कंस्ट्रक्शन वहां कर ही नहीं रहा, तब आप उसकी पिक्स खींच के एविडेंस के रूप में आप बाद में ट्रायल के टाइम पर आप कोर्ट में पेश करेंगे, अगर एविडेंस मांगे जाएंगे तो आपने पिक्स खींच के दे दी कि देखिए ये रही मेरी विंडो और ये रही इसकी वॉल का कंस्ट्रक्शन। क्लियर हो गया सबको? एक बार में सब चीजें, अपने सारे पत्ते नहीं खोलने एक बार में, कोर्ट ये कहती है। वैसे ये चीज मुझे गलत लगती है कि भाई जितनी जल्दी जल्दी आप एविडेंस एक साथ दे दो यार, खत्म करो जल्दी, 2-4 दिन में खत्म कर दोगे, लेकिन नहीं, वो 10-10 साल चलाना है ना, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। ठीक है खैर, तो ये है आपका रूल 2। अब आता है ऑर्डर 6 का रूल 10। रूल 10 कहता है मालिस नॉलेज। ठीक है, मालिस नॉलेज और इंटेंशन, गलत नियत से फाइल किया गया केस या फैक्ट्स बताना। वेयर एवर इट इज मेटीरियल टू allege malice, fraudulent intention, knowledge or other condition of the mind of any person, it shall be sufficient to allege the same as a fact without setting out the circumstances from which the same is to be inferred। मान लीजिए मैंने आपके संग टॉर्ट कर दिया, टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है, ठीक है, उस टॉर्ट एक क्राइम आप कह सकते हैं, गलत हरकत, गलत काम मैंने आपके संग कर दिया, लेकिन वो टॉर्ट जो भी होता है वो गलत इंटेंशन से होता है। ठीक है, ये भी एक डिबेटिंग टॉपिक है कि टॉर्ट में इंटेंशन वैल्यूएबल होती है या नहीं, इंपॉर्टेंस रखती है या नहीं। किसी ने टॉर्ट पढ़ा है आप लोगों में से? सब्जेक्ट है अपना पूरा। ठीक है, कुछ कोर्ट्स ने माना है कि टॉर्ट में इंटेंशन मैंडेटरी है और कुछ ने माना है कि नहीं है। मैंसरिया क्या मैम? सर फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है मैंने। पढ़ा है मतलब आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा ना, अब जब फाइनल ईयर्स में है आप? यस सर। हाँ, तो लॉ की स्टार्टिंग में ही इंटेंशन का जरूरत नहीं सर। जरूरत नहीं है? नहीं सर, सर कोई अच्छा, इंटेंशन प्रूव का जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल सर डिफामेशन केस में रेमंड्स वर्सेस फ्लेचर एक केस था, उसमें इंटेंशन वैल्यूएबल मानी थी कोर्ट ने या नहीं मानी थी? किसी को केस याद है ये वाला, रेमंड्स वर्सेस फ्लेचर? याद है सर, एक सर रेमंड्स फ्लेचर याद है सर, वो नेग्लिजेंस था उसी में सर। हाँ चलिए खैर, चलिए, तो यही बात वो कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा आप सिविल सूट फाइल कर रहे हैं किसी के अगेंस्ट में जिसकी उसकी इंटेंशन भी आपको प्रूव करनी है, तो उस इंटेंशन को आप एज अ फैक्ट अपने प्लांट में लिखेंगे, उसके सर्कमस्टांसेस, मतलब कि उसको वहीं का वहीं प्रूव करने की कोशिश नहीं करेंगे अपने प्लांट में। आप उसको एक फैक्ट लिखेंगे कि भाई ये डिफेंडेंट ने बैड इंटेंशन से या मालिस इंटेंशन से मेरे अगेंस्ट में ये एक्ट किया है जिसकी वजह से मुझे ये डैमेजेस हुए, है ना। आप सर्कमस्टांसेस नहीं लिखेंगे उसमें। अगर आप कहें तो मैं इसका भी एग्जांपल बनाकर आपको दे दूं कि ये क्या कहना चाह रहा है, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो। चलिए देखिए मैम, मैं अगर आपसे ये कहूँ कि मैंने आपके अगेंस्ट में केस डाला है, आप मेरे घर पे रेंट पे थी, तो मैंने आपके अगेंस्ट मैंने आपसे कहा कि भाई मेरा घर खाली कर दीजिए आप, और नहीं तो मेरा किराया डबल करिए, है ना। आप इस बात से नाराज हो गई, आपने मेरा किराया डबल नहीं करा और मैंने आपको घर खाली करने के लिए बोल दिया। तो आपने क्या किया, आपने ये सोचा मन में कि मैं इसका घर खाली कर देती हूँ, इनका घर खाली कर देती हूँ। आप मेरे घर में गई और रात में अपने ही कमरों में तोड़फोड़ करने लगी, है ना। पूरे दीवारों पे कील ठोक रही हैं या उसका जो सीमेंट है उसको छुड़ा रही हैं, कुछ भी डैमेज कर रही हैं मेरे घर को इंटेंशनली, कि अब कल परसों में तो मुझे खाली कर देना है, मैं डबल रेंट तो मैं दे नहीं पाऊंगी। ठीक है, अब मैंने कोर्ट में केस फाइल करा आपके इजेक्शन का, एविक्शन का और डैमेजेस का, कि भाई मेरे घर को इन्होंने डैमेज करा है, और डैमेज करा है गलत इंटेंशन से किया है। तो मैं उसमें प्लांट में ही ये चीज लिख रहा हूँ कि मैंने इनको बोला था कि भाई मेरा घर खाली करो, इसका बदला लेने के लिए इन्होंने मेरे घर को डैमेज कर दिया एक ही रात में अंदर से। तो मैं ये रीजन नहीं लिखूंगा कि भाई मैंने उनको बोला था इसलिए ये चिढ़ गई और जाके इन्होंने मेरा घर तोड़ दिया अंदर से। सिर्फ मैं इतना लिखूंगा कि गलत इंटेंशन से इन्होंने मेरे घर को डैमेज भी पहुंचाया। आप समझ रही हैं बात को? मैं उसके सर्कमस्टांसेस नहीं बताऊंगा, इंटेंशन से सर्कमस्टांसेस नहीं बताऊंगा। आपकी बैड इंटेंशन की
रीजन नहीं बताऊंगा, मैं खाली इतना लिखूंगा कि बैड इंटेंशन से आपने मेरा घर को डैमेज किया। क्या किया, क्यों किया, कब किया, कैसे किया, क्या बोलने पे आप इंस्टिगेट हुई तब आपने किया, ये सब बात के आर्ग्यूमेंट्स की बातें हैं। ठीक है, तो जो प्लेंट होता है वो सिर्फ फैक्ट्स होते हैं, उसमें आप एलिगेट कर सकती हैं, एलिगेशंस लगा सकती हैं, आप रीजनिंग एविडेंसेस नहीं देंगी। ठीक है ना। अब जिस तरीके से आप रूल 10 में आप रीजनिंग नहीं देंगी, उसी तरीके से ऑर्डर 6 का ही रूल 13 हमको बोलता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन सिर्फ यही आता है कि लॉ को हम प्लेंट में प्रिजम्पशंस लॉ की बता सकते हैं कि नहीं बता सकते। तो ऑर्डर 6 का रूल 13 बोलता है साफ साफ कि प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ के बारे में है कि भाई जब भी आप प्लेंट लिखते हैं तो उसमें सिर्फ आप मैटर्स को एलिग कर सकते हैं। आपने एलिगेशंस को एज अ फैक्ट आप लिखेंगे, उसमें आप ये नहीं बताएंगे कि भाई ये लॉ मेरे संग था तो मैंने ये काम सही करा है। ठीक है, मतलब किसी लॉ के बारे में आप अपने लॉ की हेल्प लेते हुए आप उसमें डिफेंड नहीं करेंगे, क्योंकि भाई आपने सही करा है या गलत किया है ये तो आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद कोर्ट को डिसाइड करना है। आप पहले से ही अपने लॉ को, भाई मेरे फेवर में ये लॉ है, मान लीजिए आपने राइट टू डिफेंस डिफेंड है आपके पास, राइट टू डिफेंस, अपने आप की रक्षा करना आपका हक है, आपको लॉ परमिशन देता है, तो आप कोर्ट में ये नहीं बताएंगे कि ये कानून बना हुआ है इसलिए मैंने इसको मारा। आप सिर्फ इतना कहेंगे कि मैंने अपनी आत्मरक्षा के लिए मैंने इसको मारा, है ना। आप किसी भी लॉ का वहां पे जिक्र नहीं करेंगे। Either party need not in any pleading allege any matter of fact which the law presumes in his favor or as to which the burden of proof lies upon the other side unless the same has first been specifically denied। ठीक है, जब आर्ग्यूमेंट्स होंगे, आपने प्रिंट वगैरह लिख दिए, जब आर्ग्यूमेंट्स होंगे और अपोजिट पार्टी जब उन आर्ग्यूमेंट्स में आपके एक्ट को गलत बता रहा है, तब आप बताएंगे कि भाई लॉ हमारे फेवर में है, ये एक्ट हमारा अकॉर्डिंग टू द लॉ सही है। लेकिन प्लेंट में, अपनी प्लीडिंग्स में आप उन चीजों को नहीं बताएंगे। तो ना ही आप किसी चीज की रीजनिंग देंगे, ना ही आप एविडेंसेस देंगे, ना ही आप किसी लॉ के प्रिजम्पशन को बताएंगे अपने प्लेंट में, या मैं नॉर्मल बोलूं अपनी प्लीडिंग्स में, चाहे वो WS हो चाहे प्लेंट हो। आप और सिर्फ फैक्ट्स बताएंगे उसमें कि क्या क्या हुआ। ठीक है, चलिए ये तो थी इंपॉर्टेंट कुछ बेसिक रूल्स थे, बेसिक प्रिंसिपल्स थे प्लीडिंग को लेके। अब थोड़ा सा और डिटेल में आते हैं। अब मैं 2 बातें बताऊंगा, इसके बाद आपको वो परफॉर्मा जो है, जो फॉर्मेट है प्लेंट का, वो दिखाऊंगा। देखिए, प्लीडिंग टू बी साइंड, जो प्लीडिंग है, एवरी प्लीडिंग शैल बी साइंड बाय द पार्टी एंड हिज प्लीडर। ध्यान दीजिएगा, पार्टी के साइन होने चाहिए जो भी प्लीडिंग है। अब प्लीडिंग बोल रहा हूँ, याद रखिएगा WS और प्लेंट दोनों की बात हो रही है, क्योंकि दोनों के लिए कॉमनली वर्ड यूज किया है यहाँ पे, प्लीडिंग। पार्टी और उसके प्लीडर मतलब कि लॉयर जो वकील होगा उसका, उन दोनों के साइन होना जरूरी है उस प्लेंट या WS पे। अब इसमें एक कंडीशन और है, इसमें एक्सप्लेनेशन में दे रखा है इसी रूल 14 के, कि मान लीजिए अगर पार्टी नहीं है, अवेलेबल नहीं है उस टाइम पे, तो उसका कोई भी एजेंट भी साइन कर सकता है। एजेंट है, मैनेजर है, कोई भी, वो भी सूट फाइल कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ हिज कंपनी या फर्म या जो भी कुछ है। ठीक है, अरुंधति मैम, इस टॉपिक पे मैंने वो क्वेश्चन पूछा था। अच्छा सर, वो तो एफिडेविट में ही देगा ना, सारे के सारे पेज में थोड़ी ना वो दे सकता है। मैम अगर नहीं, आप सूट फाइल करना है तो आप जो, अगर उसका एजेंट है वो कर सकता है, सूट फाइल, ऑथराइज्ड अगर एजेंट है। हाँ, ऑथराइजेशन मिलने से, वो तो रिप्रेजेंटेशन सूट का एक हो गया। हाँ जी, उसके अंदर हाँ, आप सभी लोग रूल 14 को पढ़िएगा, उसमें प्रोवाइडेड दैट में लिखा हुआ है, जो उसका प्रोविजो है, सिंगल प्रोविजो है, उसमें ये बात साफ साफ बोली गई है। सर वहाँ पर जब वो फाइलिंग कर रहे हैं तो रिप्रेजेंटेड थ्रो लिखना पड़ता है, कंपनी के नाम से फाइलिंग होगा ये सारे केस। हाँ, पार्टी के नाम से थोड़ी ना हो, कंपनी के लिए वो रिप्रेजेंट करता है। हाँ जी, बिल्कुल। यस सर। ठीक है, चलिए अब आता है, अब देखिए इंपॉर्टेंट बात एक और, कि देखिए मैं ये जो रूल 14 और 14A है, इन दोनों की वजह से ही मैंने वो पिक लेके मैंने डाली है इसमें, परफॉर्मा की, फॉर्मेट की उसकी, प्लेंट की। तो जरा रूल 14A भी देख लेते हैं एक बार, ये बाद में ऐड हुआ था इसमें। इसमें क्या बोलता है कि एड्रेस फॉर सर्विस ऑफ नोटिस। अब केस कोर्ट में केस चल रहा है
तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो भी प्लीडिंग होती है, चाहे WS हो चाहे प्लेंट हो, उन दोनों में जो पार्टीज होती है, अगर प्लेंटिफ एक अपना प्लेंट लिख रहा है तो उसमें अपने बारे में पूरी डिटेल देगा, जैसे कि मेरा नाम क्या है, अपना निकनेम भी, अगर उसका निकनेम उसके मोहल्ले गली में लोकल एरिया में कोई उसको निकनेम से बताता है, जैसे कि राकेश शर्मा एलियास राजू, राकेश शर्मा उर्फ राजू, मतलब राकेश शर्मा उसका ऑफिशियल नेम है, लेकिन जो उसका निकनेम है मोहल्ले वाले जो कॉलोनी में जानते हैं उसको, वो राजू नाम से जानते हैं। ठीक है, तो राकेश शर्मा एलियास राजू, एज अबाउट दिस 32 ईयर्स सपोज, सन ऑफ दिस, ठीक है, एंड रेसिडेंट ऑफ दिस। तो अपना नाम, निकनेम, अपनी एज, अपना फादर नेम और अपना एड्रेस, ये पूरा डिटेल में अपने प्लेंट की स्टार्टिंग में ही उसको लिखना पड़ता है। ठीक है, फिर आएगा वर्सेस, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये है प्लेंट का फॉर्मेट। अब ये जो प्लेंट है ये एक सैंपल है, फॉर्मेट है खाली, और ये फॉर्मेट है आप प्लान टू ऑब्टेन पोजेशन अगेंस्ट अ ट्रेसपासर। ठीक है, कोई आपकी प्रॉपर्टी पे घुस के बैठ गया है, उसने आपको डिस्पोजेस करके पोजेशन ले लिया है गलत तरीके से, उसके अगेंस्ट में आपको प्लेंट लिखना है, तो उसका ये फॉर्मेट है। तो इन द कोर्ट ऑफ मुंसिफ प्लेस, कहाँ की कोर्ट है, जहाँ भी आपका सिटी है, जो भी अगर उस जगह मुंसिफ है तो वहाँ का नाम डालेंगे, वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट होगी वो डालेंगे। ये सूट नंबर कोर्ट से ही मिलेगा, ये आप ब्लैंक छोड़ देंगे। ठीक है, ये कोर्ट से मिलता है, जब आपका जो सूट है रजिस्टर हो जाता है तो वहीं से वहां से आपको नंबर मिलता है। अब जो प्लेंट है, जो प्लेंटिफ है वो अपना नाम लिखेगा, सन ऑफ लिखेगा, रेसिडेंट, पुलिस स्टेशन का नाम, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये प्लेंटिफ। फिर आता है वर्सेस, इसमें एज भी लिखते हैं। ठीक है, वर्सेस आता है, अब यहाँ पे डिफेंडेंट के बारे में लिखिएगा, उसका नाम, सन ऑफ, विलेज, PS, डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद अपने फैक्ट्स को आप इंस्टिगेट करते हैं। द प्लेंटिफ बैक्स एज फॉलोज, कि भाई जो प्लेंटिफ है वो ये प्रार्थना करता है। अब जब वो स्टार्ट कर रहा है ये सब पॉइंट्स होंगे, और पॉइंट्स में वो सारे फैक्ट लिखेगा स्टार्टिंग में। दैट द प्लेंटिफ इज द ओनर ऑफ द लैंड गिवन बिलो, फैक्ट है। That the plaintiff got a sale deed registered in respect of the said land on this year or this time from Shri this, जो जिससे खरीदा है उसका नाम, एड्रेस पूरा डिटेल में। ये सब क्या है, ये सब फैक्ट है। ठीक है, आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, चैट बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। अब जो दूसरी बात मैं कह रहा था, जो रूल 40 ऑर्डर 6 रूल 14 में बोला है, वो बोला है आपको साइन। जो प्लेंट का ये एंड है, ये सेकेंड पेज है, 2 पेज का प्लेंट का फॉर्मेट है। लास्ट में क्या होगा, ये देखिए प्लेंट के सिग्नेचर। ठीक है, जो पार्टी है उसके सिग्नेचर लास्ट में होते हैं। यहाँ पे ये वेरिफिकेशन है, और वेरिफिकेशन से पहले रिलीफ है कि भाई वो प्रेयर क्या कर रहा है। यहाँ पॉइंट 8 तक तो आपने फैक्ट लिखे हैं, कॉज ऑफ एक्शन भी इसी में आएगा। उसके बाद आप प्रेयर लिखते हैं, यानी कि रिलीफ, इसका हेडिंग अलग हो, देखिए पैराग्राफ अलग है कि आप कोर्ट से चाहते क्या है। आपने फैक्ट बता दिए, अब आप कोर्ट से चाहते क्या है। तो भाई देखो, आप बी पॉइंट देखो कि मुझे इतने रुपए का कंपेंसेशन मिलना चाहिए, और एक फ्यूचर इंटरिम मैन से प्रॉफिट मिलना चाहिए। ठीक है, मैन से प्रॉफिट क्या होता है पता है ना सब लोगों को। चलिए, जो भी रिलीफ है, 1 2 3 रिलीफ इसने यहाँ पर मांगी है। लैंड का फिर डिस्क्रिप्शन दिया है। उसके बाद फिर आता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में आप ये लिखेंगे कि भाई ऊपर जितने भी मैंने फैक्ट्स बताए हैं वो सब मेरे नॉलेज में सही हैं, आप उसको अफर्म कर रहे हैं। और इसको फिर और पक्का करने के लिए साथ में एक एफिडेविट भी देते हैं, जिसमें भी ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, अब साथ में पार्टी के सिग्नेचर होना मैंडेटरी है, और उसके लॉयर के, जो काउंसलर है, एडवोकेट है, उसके साइन होना भी जरूरी है। तो कुछ ऐसा होता है प्लेंट। क्लियर हो गया सबको? यस सर। षष्ठी मैम बताइए। साहू सर आप भी बताइए। यस सर। चलिए, तो ये इस तरीके का आप लोगों का प्लेंट होता है, वेरिफिकेशन होता है, प्रेयर होती है। प्रेयर बोल दीजिए चाहे रिलीफ बोल दीजिए, आप कोर्ट से चाह क्या रहे हैं उसमें, है ना, डिमांड क्या कर रहे हैं।
सर जो प्रीडिंग के बारे में आएगा तो उसका डेफिनेशन क्या लिखेगा सर? किसके बारे में? प्रीडिंग का डेफिनेशन। रीडिंग का डेफिनेशन सर यही है जो मैंने स्टार्टिंग में, आप रूल 1 देखिएगा, सिर्फ उतनी डेफिनेशन है। ठीक है, मीन प्लेन और रिटन स्टेटमेंट। हाँ हाँ जी, बस इतनी ही डेफिनेशन है इसकी। चलिए, तो मैं आपको रूल 14 बता रहा था, 14A बता रहा था कि भाई जो प्रीडिंग में आप एड्रेस लिखते हैं, ठीक है, एड्रेस कहाँ लिखते हैं ये मैंने आपको बता भी दिया, दिखा भी दिया। अब जो एड्रेस लिखते हैं उसमें क्या होता है, कुछ रूल्स हैं उसके। एवरी प्लीडिंग शैल बी अकम्पनीड बाय अ स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एड्रेस ऑफ द पार्टी साइंड बाय द पार्टी। अब जो मैंने आपको अभी प्लांट दिखाया एकदम स्टार्टिंग में ही, जो पार्टी प्लांट लिख रही है तो वो अपना एड्रेस उसमें सही लिखेगी, ठीक है, और अगर डिफेंडेंट अपना WS लिख रहा है तो वो उसमें अपना एड्रेस सही लिखेगा। ये क्यों लिखते हैं? एड्रेस सर्विस ऑफ नोटिस, कि मान लीजिए फ्यूचर में ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, ड्यूरिंग द ट्रायल, कोर्ट कभी केस के बीच में कुछ नोटिस वगैरह भेजना हो प्लेंटिफ को या डिफेंडेंट को, तो कोर्ट के पास एड्रेस तो होना चाहिए ना कि ये जो पार्टीज हैं ये रहती कहाँ है, इनको कुछ नोटिस भेजने हैं, सम्मन भेजने हैं, या कुछ भी कोई भी ऐसी चीज भेजनी है तो कहाँ भेजेंगे? तो वो उसके अगर घर पे भेजना है कोई नोटिस, तो वो उसी प्लेंट में से, उसकी प्लीडिंग में से उसका एड्रेस निकाल के उसी पे पोस्ट कर देंगे, है ना। तो वो एड्रेस एकदम सही होना चाहिए। अगर वो एड्रेस सही नहीं है तो उसके इफेक्ट क्या होंगे, ये भी हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात किया था, तो वो बताएंगे उसको भी। और उसका सेकेंड पॉइंट कहता है, इट शैल कंटिन्यू फॉर 2 years इफ नॉट चेंज आफ्टर फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ कॉज और मैटर। तो ये बात साफ साफ कह रहा है कि जब कोई केस डिसाइड हो जाता है तो उसके बाद भी 2 साल तक कभी जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट उसी एड्रेस का यूज करेगी, ठीक है। और अगर आपको चेंज करवाना है, या मान लीजिए आपने जब सूट फाइल किया था, साल भर पहले फाइल किया था, आप कहीं और रहते थे रेंट पे, तब आज आपने अपना रेंट अपने आप को शिफ्ट कर लिया, सिटी के दूसरे साइड में आ गए, तो अगर आपका एड्रेस चेंज हुआ है तो आपको कोर्ट को एक एप्लीकेशन देनी होगी कि सर ऐसे ऐसे हमारा एड्रेस चेंज हो गया, अब न्यू एड्रेस हमारा ये है। तो उस एड्रेस को क्या करेगी जो कोर्ट होगी, वो आपकी पहले की दी हुई प्लीडिंग के साथ संग अटैच कर देगी, क्योंकि उसी प्लीडिंग में आपका पुराना एड्रेस लिखा हुआ है। पूरी प्लीडिंग को अमेंड करने की जरूरत नहीं है। अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग भी एक रूल है हमारे पास, प्रोविजन है। पूरी प्लीडिंग को चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप खाली उसी एड्रेस को जो आपने एप्लीकेशन दिया है न्यू एड्रेस का, उसी को अटैच कर देगी आपके प्लेंट के साथ में। अगर डिफेंडेंट ने दिया है तो डिफेंडेंट के WS में अटैच कर देंगे कि न्यू एड्रेस ये है, ठीक है। चलिए, अगर वो एड्रेस कोर्ट को गलत लगता है तो कोर्ट क्या करती है? इफ एड्रेस इज डिस्कवर्ड बाय द कोर्ट टू बी इनकम्प्लीट और फॉल्स और फिक्शियस, यानी मनगढ़ंत बनाया हुआ एड्रेस है, गलत है या झूठा है या फिर इनकम्प्लीट है, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट क्या कर सकती है? ध्यान रखिएगा इस चीज को, कोर्ट के पास क्या क्या पावर्स है। पहली पावर है कि भाई वो जो गलती पाई गई है वो उसमें फॉल्ट था प्लेंटिफ का। इफ प्लेंटिफ इज एट फॉल्ट स्टे द सूट, वो सूट की प्रोसीडिंग्स को स्टे कर देगी, ट्रायल को स्टे कर देगी, कोर्ट सुनेगी नहीं कि भाई पहले एड्रेस सही करो, अब हम सुन ही नहीं रहे। और अगर इफ डिफेंडेंट इज एट फॉल्ट स्ट्रक आउट डिफेंस, मतलब कि कोर्ट ये मान लेगी जितना भी उसने अब तक अपने आप को डिफेंस किया था, जो भी एविडेंसेस वगैरह दिए थे, सबमिट हो गए थे कोर्ट में, कोर्ट उन सबको रिजेक्ट कर देगी, स्ट्रक आउट कर देगी उसका डिफेंस, कि हम आपका डिफेंस सुनेंगे ही नहीं, हम मानेंगे ही नहीं कि आपने हमें कुछ अपने डिफेंस में कुछ कहा या दिया है, साबित किया है कुछ, जब तक कि आप अपने एड्रेस को आप सही नहीं करेंगे, ठीक है। बोथ द पार्टीज कैन गेट इट सेट असाइड बाय शोइंग सफिशिएंट कॉज। और जिस पार्टी को भी, जिसके अगेंस्ट में भी ये ऐसा ऑर्डर हुआ, या तो स्ट्रक आउट हो गया उसका डिफेंस या सूट स्टे हो गया, तो जिस पार्टी का भी फॉल्ट था वो उसके लिए एक सेट असाइड कराने के लिए एप्लीकेशन दे सकता है, जिसमें वो उसके सफिशिएंट कॉज की रीजन बताएगा कि भाई हमसे ये एड्रेस सही नहीं हो पाया था, या हम इस रीजन की वजह से इसकी एप्लीकेशन नहीं दे पाए थे, करेक्ट नहीं करवा पाए थे, ध्यान नहीं रहा कि मौका नहीं मिला, कि पर जो भी उसका रीजन होगा कि हमारे वकील साहब 1 महीने से बीमार पड़े थे, एप्लीकेशन नहीं लगा पाए थे, जो भी उसका रीजन होता है, जनरली तो ऐसे रीजन होते हैं, ठीक है। तो एक बात तो ये हो गई। अब जो मैंने आपको भी फॉर्मेट दिखाया था प्लेंट का, उसके सबसे लास्ट वाला जो पैराग्राफ दिखाया था उसको बोलते हैं वेरिफिकेशन, हिंदी में बोलते हैं उसको सत्यापन, ठीक है।
अब क्या होता है उसमें, वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग्स। भाई जो भी आपने लिखा है आपको कसम खानी पड़ती है अपने प्लेंट में, एक एफिडेविट के साथ में भी एफिडेविट भी देना पड़ता है, लेकिन प्लेंट में भी कसम खानी पड़ती है कि भाई जो भी मैं लिख रहा हूँ मैं कसम खाता हूँ कि वो सब मेरी पर्सनल नॉलेज में वो सब सही है। ठीक है, तो वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग के बारे में दे रखा है रूल 15, ऑर्डर 6 का ही रूल 15। पूरा ऑर्डर 6 इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा जो जो रूल्स यहाँ पे लिखे हैं। Every pleading shall be verified at the foot by the party or one of the party। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर एक जैसे किसी ने प्लेंट लिखा है तो प्लेंटिफ बहुत सारे हैं, सपोज 10-15 प्लेंटिफ है, सबको एक ही प्रॉब्लम है, तो ये जरूरी नहीं है कि भाई वो सारे के सारे उस पर साइन करेंगे, इतना तो प्लेंट में जगह ही नहीं बचेगी, फिर तो 3-4 पेज एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे सब साइन करने आगे। तो उनमें से कोई एक भी साइन कर सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है बाकी सबको, रिप्रेजेंटेटिव सूट बोलते हैं जिसको। ठीक है, चलिए, तो एवरी प्लीडिंग शैल बी वेरीफाइड एट द फुट बाय द पार्टी और वन ऑफ द पार्टी प्लीडिंग और बाय सम अदर पर्सन प्रूव टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट टू बी acquainted with the case as to what he verifies of his own knowledge and what he verifies upon information received and believed to be true। अब आप लोगों को एक बार वो फॉर्मेट दोबारा देखना पड़ेगा उसके वेरिफिकेशन के, जो लाइन है, जो लैंग्वेज क्या है उसकी। ठीक है, उसमें वो लिखता है कि भाई जो मैं कसम खाता हूँ, मैं ये अफर्म करता हूँ कि जो भी मैंने ऊपर फैक्ट्स लिखे हैं वो सब मेरी पर्सनल नॉलेज में ठीक है और बाकी की जो जानकारी है वो मैंने अपने लॉयर से ली है। ठीक है, तो इसमें 2 पॉइंट है, आप ध्यान रखिएगा। एज टू व्हाट ही वेरीफाइज ऑफ हिज ओन नॉलेज, जो उसको अपनी नॉलेज से पता था वो उसको राइट बताना है उसको, एंड व्हाट ही वेरीफाइज अपॉन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड एंड बिलीव्ड टू बी ट्रू। वो इंफॉर्मेशन किससे रिसीव करेगा? अपने लॉयर से। ठीक है, वो मानता है कि जो मुझे लॉयर से जो इंफॉर्मेशन मिली है वो भी मेरी नजरों में सही है। चलिए, तो इसको वेरिफिकेशन करेगा। अब इसमें साफ साफ लिख रहा है कि अगर बहुत सारी पार्टी हैं तो कोई एक पर्सन उस पार्टी में से कोई एक पर्सन भी वेरीफाई कर सकता है उसको। चलिए, अब एक और बात बोलता है, ये सब मैंडेटरी प्रोविजंस है, देखिएगा शेल लग रहा है यहाँ पे, मे नहीं है कहीं पे भी। वेरिफिकेशन करना जरूरी है, अगर साइन नहीं होंगे तो वो प्रिंट आपका सबमिट ही नहीं होगा। द वेरिफिकेशन शैल बी साइंड बाय द पर्सन मेकिंग इट एंड शैल ऑल्सो स्टेट द डेट एंड द प्लेस एट विच इट वॉज साइंड। किस जो वेरिफिकेशन हो रहा है उसमें साइन तो होना जरूरी है, लेकिन जो उसको वेरीफाई कर रहा है, जो अपने साइन कर रहा है, उसको ये भी बताना पड़ता है कि मैं किस तारीख को वेरीफाई कर रहा हूँ और किस जगह बैठकर वेरीफाई कर रहा हूँ। मतलब जिस सिटी में बैठा है उस सिटी का नाम और जिस दिन कर रहा है उस दिन की डेट। द पर्सन वेरीफाइंग द प्लीडिंग शैल ऑल्सो फर्निश द एफिडेविट इन सपोर्ट ऑफ अ प्लीडिंग। ठीक है, ये भी एक मैंडेटरी प्रोविजन है, जो भी प्लेंट या डब्ल्यूएस दे रहा है साथ में एक एफिडेविट भी देते हैं। ठीक है, एफिडेविट क्या होता है? लगभग पूरा प्लेंट जैसा ही होता है, बस उसमें ऊपर और लास्ट, स्टार्टिंग के और लास्ट के पैराग्राफ में कुछ चेंजेस हो जाते हैं छोटे मोटे। अरुंधति मैम ठीक कह रहा हूँ ना मैं? यस सर। ठीक, कभी आप लोग किसी लॉयर के पास जाइएगा तो उनसे कहिएगा सर एक फाइल जरा दिखा दीजिए पढ़ने की, और जब वो आपको पढ़ने को दे देंगे तो सबसे पहले आप उसे खोलिएगा, प्लेंट का है इसमें। जो प्लेंट होगा उसके जस्ट नीचे ही उसी प्लेंट की जैसा दिखने वाला एक एफिडेविट भी होगा। ठीक है, और वो केस थोड़ा ज्यादा पुराना होगा तो साथ में उसी के नीचे ही डब्ल्यूएस भी होगा, डिफेंडेंट का, अपोजिट पार्टी का, और डब्ल्यूएस के साथ में भी उसका भी एफिडेविट होगा। ठीक है, मतलब फोटोकॉपीज होंगी उन सबकी, तो आपको पता चल जाएगा कि जो प्लेंट होता है उसका फॉर्मेट क्या होता है एग्जैक्टली, और उसका जो एफिडेविट होता है और डब्ल्यूएस होता है, इन सब के एफिडेविट होते हैं क्या फॉर्मेट होते हैं। ऑलमोस्ट सेम होते हैं, थोड़ा बहुत चेंज होता है। और ये जो चेंजेस हैं वो स्टेट टू स्टेट डिफर भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लोकल लॉज ऑफ देयर हाई कोर्ट्स। चलिए, क्योंकि हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो किसी भी सीपीसी के रूल को अमेंड कर सकता है अपने स्टेट के एनवायरनमेंट के हिसाब से, सर्कमस्टांसेस के हिसाब से। अब बात आती है कोर्ट की पावर की, कि अगर कोर्ट को लगे कि भाई ये कुछ इसने प्लीडिंग कर दी है प्लेंटिफ ने या डिफेंडेंट ने, ये कुछ जबरदस्ती की कर दी है, कुछ ज़्यादा ही कर दी है, कुछ मन गढ़ंत कर दी है, बना के लिख दिए हैं, या कोर्ट को लग रहा है कि ये फ्रॉड है ना, या कोर्ट कुछ भी अगर उसको डाउट होता है कि ये अनरीजनेबल है, इमेटेरियल है, कुछ भी लगे कोर्ट को,
तो कोर्ट के पास पावर है ऑर्डर 6 के रूल 16, मैंने इसको याद कर रखा है 616 से। स्ट्राइकिंग 616, स्ट्राइकिंग आउट 616। ठीक है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यू में। स्ट्राइकिंग आउट किस रूल के अकॉर्डिंग कोर्ट कर सकती है? तो स्ट्राइकिंग आउट ऑफ प्लीडिंग्स एट एनी स्टेज, याद रखिएगा एट एनी स्टेज, शुरू में नहीं होता ये। एट एनी स्टेज द कोर्ट, मैं ये भी रीजन बताऊंगा कि शुरू में क्यों नहीं होता इसमें। एट एनी स्टेज क्यों बोला गया है, क्यों बनाने वालों ने, रूल बनाने वालों ने परमिशन दी है कोर्ट को कि एट एनी स्टेज। अभी पूरा समझते हैं पहले। एट एनी स्टेज द कोर्ट में स्ट्राइक आउट एनी मैटर फ्रॉम द प्लीडिंग। ठीक है, एनी मैटर इन द सेंस एनी फैक्ट, कोई भी फैक्ट या कुछ भी प्रेयर वगैरह को वो स्ट्राइक आउट करवा सकती है। कौन? कोर्ट। कोर्ट के पास पावर है, वो ऑर्डर कर सकती है कि आप, अगर प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ को ऑर्डर करेगी कि अपने प्लेंट में से इस वाली प्लीडिंग को निकाल दो और नया प्लेंट लाके हमको सबमिट करो इसकी जगह पे। बाकी सब सेम होगा, बस वो पॉइंट हट जाएगा। विच मे बी अननेसेसरी, कोई ऐसा फैक्ट, कोई ऐसा मैटर, मैटर वर्ड यूज कर रहा है, मैं भी मैटर वर्ड यूज कर रहा हूँ, लेकिन आप समझ गए होंगे मैटर को क्या, किस चीज को डिनोट कर रहा है यहाँ पे। विच मे बी अननेसेसरी, स्कैंडलस, फ्रेवोलस और वैक्सेशियस। ठीक है, कोई स्कैंडल है, अननेसेसरी है, फेरिबुलस है, वैक्सेशियस है। वैक्सेशियस इन द सेंस कि वो टाइम कंज्यूम करेगा और उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा। कोई ऐसा फैक्ट उसमें लिखा हुआ है जिसको हम लोग जब सुनेंगे, ट्रायल लेंगे जिस फैक्ट का, वो टाइम कंज्यूम करता रहेगा और जब उसको उसके कंक्लूजन पे पहुंचेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा कंक्लूजन। उसको बोलते हैं हम लोग वैक्सेशियस फैक्ट है, खाली टाइम बर्बाद करने के लिए। और सेकंड पॉइंट दे रखा है विच में टेंड टू प्रिजुडिस, एम्ब्रास, एम्बेरेसेस, स्पेलिंग गलत है शायद यहाँ पे, और डिले द फेयर ट्रायल ऑफ द फेयर ट्रायल ऑफ द सूट। ठीक है, विच में टेंड टू प्रिजुडिस, एम्बेरेसेस और डिले द फेयर ट्रायल ऑफ द सूट, जो कोर्ट को, मतलब जो सूट को है ना गलत डायरेक्शन में मोड़ सकता है, जो फैक्ट, कोई ऐसा मैटर उसमें लिखा हुआ है, या फिर एम्बेरेस कर सकता है ना, फेयर ट्रायल नहीं होने देगा, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे फैक्ट्स को कोर्ट को लगता है तो वो ऑर्डर 6 रूल 16 की पावर का यूज कर सकती है अपना, और ऑर्डर कर सकती है प्लेंटिफ को या डिफेंडेंट को, जिसकी भी प्लीडिंग हो, कि इस फैक्ट को, इस मैटर को आप स्ट्राइक आउट कर दें। ठीक है, एक पॉइंट और है इसमें, विच इज अदरवाइज एन एब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, और जो कोर्ट के उसमें मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट करे। ठीक है, प्रोसीडिंग्स में, ट्रायल में, प्रोसीजर में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, उसको भी कोर्ट हटवा सकती है। तो ये 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट को आप याद कर लीजिएगा। इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे दे रखे हैं, अगर आप लोगों के पास कोई थ्योरेटिकल कमेंट्री की बुक हो बियर एक्ट की। चलिए अगला आता है अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स। देखिए अभी 2 वर्ड है हमारे पास। 616 में पढ़ा हमने स्ट्राइकिंग आउट, है ना, 617 में पढ़ रहे हैं अमेंडमेंट। अब इन दोनों में फर्क क्या है? अच्छा पहले मैं वो बता देता हूँ, एट एनी स्टेज वहां पे क्यों लिखा है। हाँ जी मैम बोलिए। स्ट्राइकिंग आउट का मतलब होता है प्लीडिंग से कुछ चीजों को निकाल देना, बाहर करना, और अमेंडमेंट का मतलब होता है कोई चीज चेंज कर देना। एग्जैक्टली ठीक है, अमेंडमेंट का मतलब है कि भाई कोई चीज बाहर नहीं गई है, बस चेंज हो गई है ना, अमेंड हो गई, उसको सुधारा गया। वो चीज तो है पर उसको सुधार दिया गया। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई क्लर्किकल मिस्टेक है, कोई नंबर्स में गलती हो गई, 5 लाख लिखना था वहां पे 50 लाख लिख गया सपोज, कुछ भी, कोई भी A to Z कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, लेकिन स्ट्राइकिंग आउट का मतलब है कि उस पॉइंट को ही निकाल देना, उस लाइन को ही निकाल देना। अगर 8th पॉइंट पे कोई फैक्ट लिखा हुआ था तो उस पूरा 8th पॉइंट को ही गायब कर देना। उसका अगर ऑर्डर करना है तो वो ऑर्डर करेगी कोर्ट ऑर्डर 6 रूल 16 में। लेकिन अगर अमेंडमेंट कराना है, कोई चीज ठीक करानी है, कोई चीज चेंज करानी है, तो उसका ऑर्डर करेगी कोर्ट ऑर्डर 6 रूल 17 में। ठीक है, अब इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ऑर्डर 6 रूल 16 में जो एट एनी स्टेज लिखा हुआ है, ये रीजन समझिएगा, इससे आपको याद रहेगा कि एट एनी स्टेज स्ट्राइकिंग आउट हो सकती है प्लीडिंग के किसी भी मैटर की। एट एनी स्टेज इसलिए है क्योंकि जब कोर्ट उसका ट्रायल शुरू करेगी, भाई शुरू में तो नहीं पता चलेगा ना कितना सच बोल रहा है प्लेंटिफ या पार्टी, कितना सच बोल रही है, कितना झूठ बोल रही है। जैसे जैसे प्रोसीडिंग शुरू होंगी, एविडेंसेस आएंगे, आर्गुमेंट्स आएंगे, सर्कमस्टांसेस के विटनेसेस आएंगे, जो भी कुछ है, तो धीरे धीरे कोर्ट को ऑब्जर्वेशंस होती हैं, धीरे धीरे उसको पता चलता है कि भाई ये फैक्ट तो रिलेट ही नहीं कर रहा पूरे मैटर से,
है ना। तो इसलिए वहां पे वर्ड यूज किया है एट एनी स्टेज। कोर्ट को जब भी ऐसा महसूस होता है, जब भी वो ऐसा ऑब्जर्व करती है, वो तभी कर सकती है। नहीं तो ज्यादातर जो प्रोसेस होते हैं, ऑब्जेक्शंस वगैरह भी होते हैं, उसमें सीधे बोलते हैं बिफोर और एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसी चीज है, स्ट्राइक आउट का ऑर्डर वो कभी भी कर सकती है। जजमेंट से 2 दिन पहले भी कर सकती है, फाइनल आर्गुमेंट से 1 हफ्ता पहले भी कर सकती है। कोर्ट को केस को चले हुए 10 साल हो गए, जजमेंट देना है, जजमेंट से 2 हफ्ते पहले भी कर सकती है। 10 साल से नहीं करा पर 2 हफ्ते पहले कर रहे हैं, फाइनल जजमेंट से पहले, कभी भी। अब आता है ऑर्डर 6 रूल 17 अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स। इसमें क्या होता है, कोर्ट कैन अलाउ द अमेंडमेंट एट एनी स्टेज। रीजन सेम है, अमेंडमेंट का भी कोर्ट को अगर कभी बाद में भी लगता है, कभी भी बिफोर द जजमेंट, तो वो कभी भी ऑर्डर कर सकती है या अलाउ कर सकती है किसी पार्टी की रिक्वेस्ट पे। अगर आप प्लेंटिफ है, आपने अपना प्लेंट दिया, कोई एप्लीकेशन दी, कुछ रिक्वेस्ट करी, आपको उस अपनी एप्लीकेशन में या प्लेंट में कुछ अमेंडमेंट करवाना है। जैसे कि मैंने जब प्लेंट दिया था तो उस टाइम पे मिसटाइप हो गया था, मेरा भी ध्यान नहीं गया, मेरे फादर्स नेम उसमें गलत लिख गया, है ना। तो या मेरा एड्रेस अब चेंज हो गया, एड्रेस का भी आप खुद भी चाहते हो तो करा सकते हैं। तो कुछ भी अगर अमेंडमेंट कराना है, कोई प्लीडिंग में अगर अमेंडमेंट कराना है, किसी प्रेयर में अमेंडमेंट कराना है, किसी फैक्ट में अमेंडमेंट कराना है, तो आपको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी और उसके लिए कोर्ट को एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। कोर्ट को सही लगता है तो वो अलाउ कर देगी कि हाँ भाई ठीक है, ये जेन्युइन तरीके से जेन्युइन रीजन है इसके अमेंडमेंट करने के लिए। कोर्ट कैन अलाउ द अमेंडमेंट एट एनी स्टेज, हाउएवर no application for amendment shall be allowed after the trial has commenced unless the court comes to the conclusion that in spite of due diligence the party could not have raised the matter before the commencement of the trial। तो यहाँ पर भी क्या है कि अलाउ तो कभी भी कर सकती है, लेकिन अगर पार्टी कराना चाह रही है तो पार्टी को ट्रायल शुरू होने से पहले ही अमेंडमेंट की एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। वो बाद में भी दे सकती है, बाद में अगर देखनी पड़ेगी, अगर उसको देना है तो उसको अपना एक जेन्युइन रीजन, गुड कॉज उसको बताना पड़ेगा कि सर अगर ये अमेंडमेंट नहीं हुआ तो इसकी वजह से इनजस्टिस हो जाएगा हमारे साथ, है ना। कुछ भी ऐसा जो भी रीजन हो, अगर जेन्युइन रीजन है, कोर्ट को सही लगता है, तो वो कभी भी उसको चेंज कर सकती है, अमेंडमेंट का ऑर्डर दे सकती है। अब इसमें भी बहुत सारे रीजंस हैं। अमेंडमेंट के ऑर्डर के कितने दिन के अंदर पार्टी के पास राइट होता है कि कितने दिन के अंदर उसको अमेंड करके, उसको सही करके अपनी मिस्टेक्स को प्रोसीडिंग में शुरू करना है दोबारा। अब इसके पीछे देखते हैं क्या रूल बने हुए, कितने दिन में अमेंड करा सकते हैं। अब जो ऑर्डर 6 रूल 18 है, इसको ध्यान से समझिएगा और इसको याद रख लीजिएगा। अभी 14 डेज है, इसमें क्या बोलता है, फेलियर टू अमेंड आफ्टर ऑर्डर। अब 14 डेज तो एक जनरल रूल है, लेकिन ये चेंज भी हो सकता है। तो आप लोगों को अभी समझना है कि ये कब चेंज हो सकता है और कब 14 डेज का प्रोपोर्शन लेके चलेंगे, ठीक है। इफ पार्टी डज नॉट अमेंड द प्लीडिंग विद इन द टाइम limited by the pleading, and if no time is limited, then within 14 days from the date of order he shall not be permitted to amend after the expiration of aforesaid time unless the court extends the time। ध्यान से समझिएगा इसको कि अगर आपने, मान लीजिए आप प्लेंटिफ हैं, आपने एप्लीकेशन दी है किसी प्लीडिंग को अमेंड करने के लिए, कोर्ट ने उसको अलाउ कर दिया है, तो कोर्ट ने अगर अलाउ किया है अपने ऑर्डर में, ऑर्डर उसने दिया कि ठीक है आपको परमिशन दी जाती है कि आप इस पॉइंट को यहाँ से चेंज कर दें, अमेंड कर दें, ठीक है। और ये जो परमिशन आपको दी जा रही है कि आप 7 दिन के अंदर इसको चेंज कर दें या 5 डेज के अंदर इसको आप चेंज कर दें। तो अगर टाइम पीरियड गिवन है ऑलरेडी ऑर्डर में, तो उसी टाइम पीरियड के अंदर आपको करना है। और अगर ऐसा कोई टाइम पीरियड देना कोर्ट भूल गई अपने ऑर्डर में, कोई टाइम पीरियड नहीं दिया, तो ये माना जाता है, जो रूल 18 आपको परमिशन दे रहा है कि आपके पास 14 डेज का मैक्सिमम टाइम है। कंडीशन क्या है कि अगर कोई टाइम पीरियड उस कोर्ट के ऑर्डर में मेंशन नहीं है तो 14 डेज का मैक्सिमम टाइम है। और अगर आपने उन 14 डेज में भी चेंज नहीं किया, तो फिर वो ऑर्डर की जो वैलिडिटी होगी, जो ऑर्डर ने आपको अधिकार दिया, आपको ऑर्डर मिला, आप फिर उसको अमेंड नहीं कर सकते। और अगर आपको फिर करना है, आप नहीं कर पाए, किसी एक जेन्युइन रीजन की वजह से नहीं कर पाए, तो फिर से आपको कोर्ट को एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी जिसमें अपना एक गुड कॉज बताना पड़ेगा कोर्ट को कि इन 14 डेज में या इस लिमिटेड टाइम पीरियड में गिवन बाय कोर्ट हम लोग नहीं कर पाए,
और प्लीज़ इस टाइम को एक्सटेंड कर दीजिए। तो कोर्ट को अगर सही लगता है, आपका जेन्युइन कॉज समझ में आ जाता है, तो कोर्ट फिर उस टाइम को बढ़ा सकती है। ये 14 डेज वही और ले लो, चलो अब चेंज कर लो, ठीक है। इसी के साथ आप लोगों का ऑर्डर 6 खत्म। ये वो पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट है। इन रूल्स के अलावा एमसीक्यू में 90% मैं श्योर हूँ कि इनके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इन रूल्स के अलावा। तो आप इन रूल्स को अच्छे से और पढ़ लीजिएगा और एक बार और फॉर्मेट देख लीजिएगा प्लेंट का। ये प्लेंट के वो फॉर्मेट हैं जो हर जगह एप्लीकेबल है, ठीक है। आप जब भी कोई प्लेंट लिखेंगे तो इसी फॉर्मेट पे लिखेंगे। अपने फैक्ट्स को चेंज कर सकते हैं, अपनी प्रीडिंग्स को चेंज कर सकते, अपने वेरिफिकेशन को चेंज, वेरिफिकेशन भी सेम रहेगा। अपनी पेयर्स को चेंज कर सकते हैं, कॉज ऑफ एक्शन को चेंज कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट यही रहेगा सब।